इस वीडियो में अपन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। चलो, मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अपन एक बार कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करेंगे अपन, असेट्स की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करेंगे। चेंज इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कि भैया कैश फ्लोस चेंज हो गए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, पीरियड चेंज हो गया लोन का, कुछ भी हो गया तो उसमें क्या हो गया, टर्म्स मॉडिफाइड हो गई, टर्म्स मॉडिफाई हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरह की मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हो सकती है। एक होती है एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग और एक होती है मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। यानी हमारे पास सीए फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दो तरह के मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या? एक तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग और एक मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अब वो क्वेश्चन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का है या मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का है, ये अपन डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाले स्टेप से करेंगे। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा है स्टेप्स में। कैलकुलेट पीवी ऑफ न्यू या चेंज्ड मॉडिफाइड रिवाइज। सब एक ही बात है, कैश लॉस ऑन द मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर। यानी हमें क्वेश्चन में एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन होगी, तो मॉडिफिकेशन डेट पर जितने भी फ्यूचर रिवाइज्ड कैश फ्लोस बचे हैं, क्योंकि टर्म्स चेंज हुई हैं तो हो सकता है कैश फ्लोस भी चेंज हुए हो या पीरियड चेंज हुआ हो, तो मॉडिफिकेशन डेट पर आफ्टर मॉडिफिकेशन जो भी हमारे कैश फ्लोस पेंडिंग हैं उसको हम पीवी करेंगे एट विच रेट? ओरिजिनल ईआईआर की रेट से। ठीक है, एक अगर अपने को क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ हो सकता है फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन का। क्या? फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन। वो अपन नोट डाउन करके रख लेंगे कि भैया ये हमें अमाउंट दे रखा है, उसको अपन एज अ नोट लिख लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, बाद में कैलकुलेशन में काम आएगा, अपन इसको ध्यान से एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे अपन निकालेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय अमोर्टाइजेशन टेबल ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। यानी एक ओरिजिनल लोन तो रहा होगा, एक ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी तो रही होगी जो मॉडिफाई हुई। तो ओरिजिनल लायबिलिटी में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन सबसे पहले फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? कैश फ्लोस को पीवी करते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी दी हुई है तो जो हमारा अमाउंट होता है उसी को अपन क्या मान लेते हैं? फेयर वैल्यू मान लेते हैं। अगर नहीं दी हुई होती तो अपन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर कैश फ्लोस को पीवी करते हैं। वो हमारी क्या आती है? फेयर वैल्यू आती है। फिर उस फेयर वैल्यू पे अपन अमोर्टाइज करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, कुछ रीपेमेंट्स होती है लेस करते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है? ओरिजिनल नॉर्मल तरीके से जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जो ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी है मॉडिफिकेशन से पहले, उसका कैरिंग अमाउंट अपन निकालेंगे अमोर्टाइजेशन टेबल बना के। कैरिंग अमाउंट कब का? मॉडिफिकेशन डेट का। यानी मान लो कि 10 साल की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, 7वें साल के बाद 7वें साल के एंड में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो अपन अमोर्टाइजेशन टेबल में 7वें साल के एंड तक की कैलकुलेशन करेंगे और कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करें? अब अपने को निकालनी है मॉडिफिकेशन परसेंटेज। क्या करेंगे अपन? स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, ये हो गया हमारा न्यू मॉडिफाइड न्यू लोन्स के रिगार्डिंग, न्यू के रिगार्डिंग, माइनस स्टेप 3 यानी हमारी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई न्यू से ओल्ड से न्यू में कितना चेंज आ रहा है, ओल्ड से न्यू में कितना चेंज आ रहा है, ओल्ड से न्यू में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। ठीक है, इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ गई? मॉडिफिकेशन परसेंटेज आ गई, यानी कितना परसेंट मॉडिफाई हुआ। अब अपने को डिसाइड करना है कि ये जो अपन ने दो मेथड ऊपर पढ़े थे, जो अपन ने दो मेथड ऊपर ये देखे थे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, इन दोनों में से कौन सी अकाउंटिंग लगेगी उस क्वेश्चन में, ये कैसे डिसाइड होगा? अगर ये वाली मॉडिफिकेशन परसेंटेज इज मोर देन और इक्वल टू 10%, तो अपन क्या लगाएंगे? एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे। और अगर ये मॉडिफिकेशन परसेंटेज लेस देन 10% है तो अपन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे। ये दो अकाउंटिंग के नाम है, इनके दो अलग अलग क्वेश्चन है। अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे। जो अभी अपन इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे वो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का है। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का भी एक वीडियो होगा, उसमें वो वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना सबसे पहले मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालेंगे, और अगर वो मोर देन इक्वल टू 10% है तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे, लेस देन 10% है तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फिर अपन वापस इन स्टेप्स को पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अभी इतना काफ़ी। अगर मैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग भी है वैसे तो नीचे, लेकिन वो अगर जब अपन क्वेश्चन के साथ करें तो वो तभी बेहतर है वो, नहीं तो अभी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मुझे ही मज़ा नहीं आएगा कराने में, ना आपको दो बार एक ही चीज़ पढ़ने में मजा आएगा। थ्योरेटिकल में वैसे ही मज़ा नहीं आता है एफआर में, तो अपन क्वेश्चन के साथ ही करेंगे अब उसको। ठीक है, तो चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑन 1 जनवरी 2000, ये इसको 200 मान लो उसको, है ना। XYZ Limited issues 10-year bond for rupees 10 lakh being interest at 10% payable annually on 31st December each year। ठीक है, द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन 31st December 2009। ये 10 ईयर्स का लोन है, 10 ईयर्स की टर्म है इसकी।
ये देखो ये 00 से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 00, तो 00, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9, सिर्फ 9 तक है, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। चलो, नो कॉस्ट और फीस आर इंकर्ड, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज देयरफॉर 10%। अब क्योंकि इसमें हमें EIR गिवन है, तो जो हमारा 10 लाख का अमाउंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगी, फेयर वैल्यू हो जाएगी। नहीं तो आप खुद भी करके देखना, आप 10 लाख के कैश फ्लोज निकालना और उसको PV करना 10% पे ही, तो 10% की इंटरेस्ट, 10% से इंटरेस्ट अपन ने चार्ज करा, उसी इंटरेस्ट को अपन फिर से 10% PV करें तो क्या आएगा, 10 लाख ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या हुआ, अब 1 जनवरी को, अब क्या हुआ, 1 जनवरी को मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कितने साल बाद, 5 साल बाद। 5 साल बाद कैसे, 1 जनवरी 00 पे अपन ने लोन लिया था, ये पहला 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 ईयर, 01 दूसरा, 02 तीसरा, 03 चौथा और 04 पाँचवा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2005 यानी ये 31 दिसंबर 2004 खत्म होने के बाद मॉडिफिकेशन, यानी 5 ईयर्स के बाद मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, यानी 5 ईयर्स के बाद मॉडिफिकेशन हुआ। अच्छा 1 मिनट, तो वहाँ से भी होता है ना, ता 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 ता, हाँ चलो। अब मॉडिफिकेशन में क्या डिसाइड हुआ, मॉडिफिकेशन में डिसाइड हुआ नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट विल बी मेड, अब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है। द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड ऑन ओरिजिनल ड्यू डेट, 31 दिसंबर 2009 की मैच्योरिटी रहेगी फॉर 16 लाख, पहले 10 लाख की थी, पहले 10 लाख की थी, अब 16 लाख हो गई, ठीक है। फीस पेड बाय द बोरोअर टू लेंडर 50,000। चलो ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्टेप समझते हैं इसके, कैसे अपन धीरे धीरे एक एक चीज़ करेंगे। चलो, क्या करना है अपने को, सबसे पहले PV ऑफ न्यू चेंज या मॉडिफाइड रिवाइज्ड कैश फ्लो निकालनी है बाय डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल EIR। चलो निकालते हैं अपन। हाँ 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 हाँ, देखो अभी मैंने डेटा भी यहाँ पे लिख दिया, इसको भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं जब मैंने लिखा ही है। तो स्टार्ट डेट क्या है, 1/1/2000, लाइफ 10 ईयर्स, अमाउंट 10 लाख, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10% की, पेबल एनुअली, EIR कितनी है 10%। अब ये मॉडिफिकेशन हुआ। चलो अब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन, PV ऑफ न्यू या रिवाइज्ड कैश फ्लोज एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल EIR, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है स्टेप 1, PV ऑफ न्यू कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल EIR। न्यू कैश फ्लोज कितने हैं, सिर्फ 16 लाख का। क्यों, इंटरेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया कि इंटरेस्ट नहीं है। अब आगे मॉडिफिकेशन ने बोला ना, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा है, यहीं से पढ़ लें, नो इंटरेस्ट पेमेंट, नो इंटरेस्ट पेमेंट, तो यानी आगे इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं, तो इंटरेस्ट को PV कौन सा करूँ मैं, कौन सा इंटरेस्ट PV करूँ जब इंटरेस्ट नहीं देना। तो क्या देना, सिर्फ रिडेम्पशन अमाउंट देना है, कब, 31 दिसंबर 2009 पे। तो अपन ने उसी रिडेम्पशन अमाउंट को PV करेंगे किस पे, एग्जिस्टिंग EIR पे, सॉरी ओरिजिनल EIR पे, यानी 10% पे। अब क्योंकि अपन कौन सी डेट पे, अपन 1 जनवरी 2005 में बैठ के PV कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू, 31 दिसंबर 2009 की वैल्यू, यानी हमें कितने साल का PV करना है, 5 साल का करना है। चलो एक बार कर लेते हैं, वैसे तो लिख रखा मैंने, फिर भी अब एक बार कर लेते हैं। 1.10 डिवाइड 1 2 3 4 5 इंटू 16 लाख, कितना आया, 993,474। हाँ ठीक है, चलो अपन ने सही लिखा है अमाउंट। अपन ने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अपन ने क्या कर लिया, PV ऑफ न्यू कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल EIR। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था भाई फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन, को एक जगह नोट कर लो। फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन इसमें 50,000 थी, अपन ने नोट कर ली कि भाई फीस, मॉडिफिकेशन फीस है 50,000 की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला स्टेप क्या करना है अपने को, अगला स्टेप अपने को करना है कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट, ठीक है। चलो, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट, चार्ज इंटरेस्ट बाय EIR, अपन भाई EIR से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल में, एंड इंटरेस्ट पेमेंट एवरी ईयर ऑल्सो एज पर लोन एग्रीमेंट विद नॉर्मल, मैं बस लिख रखा है इसमें कि अपन, आपको पता होगा ये चीज़ कि अपन EIR पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये अपन आएगा अमोर्टाइजेशन टेबल। ये अपनी फेयर वैल्यू, अपन ने ऊपर डिसाइड करा था कि जब EIR अपने को गिवन होती है तो ये वाला अमाउंट ही अपना फेयर वैल्यू बन जाता है, जो हमारा टोटल अमाउंट होता है 10 लाख की फेयर वैल्यू आ गई। ये तो 1 जनवरी 2000 की बात है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ और क्लोजिंग यही रहेगा। अब आ गया 31 दिसंबर 00, ये आ गई अपनी ओपनिंग वैल्यू। अपन ने इंटरेस्ट चार्ज करा EIR पे 10%, पेमेंट कितना होगा, पेमेंट भी जो लोन के एग्रीमेंट रेट है वो क्या है, वो भी तो 10% ही है, एग्रीमेंट रेट। एक बार अपन ऊपर चल के देखते हैं कि एग्रीमेंट रेट कहाँ है, पर वेरीफाई भी हो जाएगा अपना। ये रहा, इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। चलो, यानी जो इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, यानी जो कैश फ्लो है,
जो कैश लोन है अपने वो 1 लाख से मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट में पे हो रहा है, तो 1 लाख और 10 EIR भी अपनी 10% है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी EIR से चार्ज होगा 10% और ये जो पेमेंट हो रहा है वो भी 10%। ठीक है, तो 10 लाख में अपन ने ऐड करा इंटरेस्ट, ये लेस करा है तो क्या रहेगा 10 लाख ही रहेगा, हर साल 10 लाख ही रहेगा। अब आ गई हमारी मॉडिफिकेशन डेट, यानी 31 दिसंबर 2004, 1 दिसंबर 2004 पे आ गई हमारी, एक सेकेंड, 31 दिसंबर 2004 को, चलता क्यों नहीं है, एक कोका हो गया, हाँ 31 दिसंबर 2004 को अपनी आ गई ये वाली आ गई कैरिंग अमाउंट। ये क्या है देखो, क्या है ये, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट दैट इज आफ्टर 5 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर 2004, या फिर अपन बोले 1 जनवरी 2005। और ये क्या है, हियर सिंस EIR इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, दस 10 लाख विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट इन अमोर्टाइजेशन टेबल। नॉर्मल मैं लाइन लिख रही बस समझाने के लिए कि ये वाला फिगर अपनी फेयर वैल्यू कहाँ से है 10 लाख की, और ये वाला अपना जो 10 लाख है ये कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट है। मॉडिफिकेशन डेट क्या थी देखो, 1 जनवरी 2005 होगी मॉडिफिकेशन डेट, ये देखो 1 जनवरी 2005, तो 31 दिसंबर 2004 लें अपन या 1 जनवरी 2005 लें, एक ही बात है। मॉडिफिकेशन डेट की अपनी कैरिंग अमाउंट क्या आ गई 10 लाख आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, चलो अपन वापस स्टेप्स पे चलते हैं, हम क्या कह रहा है करने को, क्या कह रहे हो, हाँ देखो अब अपने को करना है स्टेप 1 + 2 - 3 डिवाइड बाई 3। चलो करते हैं स्टेप 1 + 2 - 3 डिवाइड बाई 3। चलो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, यहाँ से पढ़ सकते थे अपन ऊपर जाने। स्टेप 1 कितना अमाउंट आया था अपना स्टेप 1 का 993474, कहाँ है ये रहा 993474। ठीक है, चलो स्टेप 2 का अमाउंट ऐड करना है अपने को, यानी अपनी मॉडिफिकेशन फ़ीस। चलो अपन मॉडिफिकेशन फ़ीस ऐड कर देते हैं, ये अपन ने मॉडिफिकेशन फ़ीस ऐड कर दी, लेस स्टेप 3 यानी कैरिंग अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, ये आ गई अपनी कैरिंग अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। अपन ने ये अमाउंट यहाँ से लेस कर दिया, डिवाइड बाय स्टेप 3 सेम अमाउंट, कितना आ गया परसेंटेज, कितना आया देखो नीचे लिख रखा, फिर भी अपन कर लेते हैं 993474 प्लस 50,000 माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज 4.347 यानी 4.35% आ गई। ये वाली परसेंटेज लेस देन 10% है, तो जब मॉडिफिकेशन परसेंटेज लेस देन 10% होती है तब अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं। तब अपन भैया मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने को इसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करनी है। अपन ने लिख दिया क्वेश्चन, अपन ने लिख दिया आंसर में कि क्या करेंगे भैया अपन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे, ये लिख दिया मैंने, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग विल बी डन। चलो अब अपन करेंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। क्या करते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में अपन समझेंगे। ये रही मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। क्या लिखा है सबसे पहले, क्या करना है, पे द फीस या कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन फ्रॉम फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका कि अपने को जो फीस पे करनी है मॉडिफिकेशन की वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हुए करनी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी अगर अपने को लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है तो अपन लाइबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कर दिया डेबिट। और क्योंकि अपने को मॉडिफिकेशन फीस पे करनी है तो अपन किससे पे करेंगे, बैंक या कैश से पे करेंगे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक या कैश अपन ने कर दिया। चलो क्या करा अपन ने, इसमें आ जाते हैं अपन, ये अपन ने कर दिया पे फीस ऑन मॉडिफिकेशन बाय नेटिंग या एडजस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमाउंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ये अपनी मॉडिफिकेशन फीस है, क्वेश्चन में दे रखी थी अपने को मॉडिफिकेशन फीस चेक करें एक बार अमाउंट ऊपर, अगर आपको विश्वास ना हो तो। भाई क्या होता, विश्वास नहीं करे भाई, क्या हो गया, कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना मॉडिफिकेशन फीस 50,000 की। ठीक है, ये अपन ने पे कर दी। चलो तो अब अपना रिमेनिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितने की बची, कैरिंग अमाउंट था अपना उस दिन मॉडिफिकेशन डेट पे, अपना मॉडिफिकेशन डेट पे अपना कैरिंग अमाउंट था, माइनस अपन ने रिड्यूस करा डेबिट करा, तो कितनी रह गई 9,50,000 रह गई कैरिंग अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अपन करेंगे क्या करेंगे, अब अपन चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, अब मॉडिफिकेशन का सेकेंड स्टेप पे। चलो अब ये है रिकैलकुलेट न्यू EIR सच दैट ध्यान से पढ़ना, सच दैट PV ऑफ चेंज्ड या मॉडिफाइड फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज एट द रेट न्यू EIR इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट माइनस मॉडिफिकेशन फीस। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, अपने को एक ऐसी रेट निकालनी है, अपने को एक ऐसी EIR निकालनी है, एक ऐसी EIR परसेंटेज निकालनी है जिससे अगर अपन फ्यूचर के मॉडिफाइड रिमेनिंग कैश फ्लोज को PV करें तो हमारे पास कौन सा अमाउंट आ जाए, 9,50,000 का अमाउंट आ जाए। 9,50,000 का अमाउंट कैसे है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट 10 लाख,
कैसा है ये 10 लाख, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट, कहाँ गया, ये रहा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट माइनस फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन, माइनस फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन 50,000, कितना अमाउंट बचा 9,50,000। यानी अपने को एक ऐसी EIR निकालनी है, अपने को एक ऐसी इंटरेस्ट रेट निकालनी है, अपने को एक ऐसी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी है जिससे अगर मैं फ्यूचर के रिमेनिंग रिवाइज्ड कैश फ्लोज को पीवी करूं, जिससे अगर मैं फ्यूचर के रिवाइज्ड रिमेनिंग कैश फ्लोज को पीवी करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाए, 9,50,000 की वैल्यू आ जाए। कौन सी वैल्यू है ये, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे अपन, ये कैसे करेंगे अपन, इसकी भी एक बहुत वो है, अपन इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इंटरपोलेट करके करेंगे अपन। कैसे करेंगे, इंटरपोलेशन से करेंगे, इंटरपोलेशन से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या वो रहता है, ICAI की तरफ से इंटरपोलेशन का क्या रहता है, अपन करते हैं एक बार, रुको। हाँ चलो, अब इंटरपोलेशन में अपन क्या करते हैं, अपने को एग्ज़ाम में 2 रेट्स दी हुई होंगी, अपने को एग्ज़ाम में 2 रेट्स दी हुई होंगी, 2 रेट्स गिवन होंगी। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, दोनों रेट से अपने को PV ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालना है, PV ऑफ फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज निकालना है अपने को दोनों रेट से, और उसको अपने को किसके इक्वल लाना है, 9,50,000 की। यानी उन दो के बीच में अपन एक रेट अपने को ढूंढनी है जिससे अगर अपन PV करें तो 9,50,000 आ जाए। सिंपली अपन इंटरपोलेशन काफ़ी टाइम्स कर चुके हैं, AFM में भी अपन पढ़ते हैं और FR में भी अपन इंटरपोलेशन का एक क्वेश्चन कर चुके हैं एक बार, जिसमें इंटरपोलेशन का फ्लेवर आया था। इस क्वेश्चन में ICAI ने क्या करा है, इस क्वेश्चन में ICAI ने डायरेक्टली एक रेट दे रखी है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल है तो इन्होंने सॉल्व नहीं करा इसमें, एक डायरेक्ट रेट ले ली न्यू EIR की, कहाँ गई है देखो, ये रही, ये इन्होंने डायरेक्टली ले ली। अपन एक बार ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपने को 2 रेट्स दी हुई होंगे, आपको एस्टिमेशन के बेसिस पे रेट नहीं लेनी है, क्योंकि फिर उससे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी सजेस्टेड आंसर्स में। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। रिकैलकुलेट न्यू EIR सच दैट PV ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर रिवाइज्ड कैश फ्लोज एट न्यू EIR इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। यानी जो फ्यूचर के कैश फ्लो, एक फ्यूचर का कैश फ्लो इसमें है कौन सा, ये तो कौन सा है फ्यूचर का कैश फ्लो में, एक ही तो है बस 16 लाख, एक ही तो है 16 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट तो अब देना नहीं है मॉडिफिकेशन के बाद, तो फ्यूचर कैश फ्लो क्या बचा, बस 16 लाख का बचा। तो 16 लाख को मुझे एक ऐसी रेट से PV करना है जिससे 9,50,000 आ जाए, बस इतना समझो, ये रेट निकालनी है मुझे। अब देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ से पढ़ो, ये मैंने लिखा हुआ भी है, देखो यही वाली चीज़ लिखी हुई है, PV ऑफ 16 लाख एट द रेट EIR वी हैव टू कैलकुलेट दिस EIR इज इक्वल टू क्या आ जाए, 9,50,000 आ जाए। यानी क्या आ जाए, कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट लेस मॉडिफिकेशन फीस, 9,50,000। ठीक है, अब note this new EIR will be calculated as per interpolation. For example, ICAI will give two rates, example 10% and 12% in exam. We have to interpolate and calculate new EIR. In current question ICAI directly gave new EIR as 10.29%। सब मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है PDF में, अगर आप चाहो तो इस PDF को भी अगर रेफर करोगे बिना वीडियो देखे तो भी काम हो जाएगा। मैंने इस हिसाब से बनाई हुई है PDF सारी, कि अगर आप ना भी देखो तो भी मैं इसमें सब कुछ लिख दूँ, मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है, भूल जाता हूँ खुद ही कि मैंने इतना सब भी लिखा हुआ है इसमें, इसलिए मेरे को बताना पड़ता है। ये सब मैंने ऊपर आपको बताया, मैं भूलिए लाइन में लिखी है। चलो, दिस न्यू EIR विल बी कैलकुलेटेड एज पर इंटरपोलेशन। फॉर एग्जांपल ICAI विल गिव 2 रेट्स दैट इज 10% एंड 12% इन एग्जाम, वी हैव टू इंटरपोलेट। चलो, ऑल्टरनेटिव क्या है, ये इसमें तो मैं लिख दे कि ICAI क्वेश्चन देगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या, अगर ICAI ने इफ ICAI गिव 2 रेट्स हाउ टू कैलकुलेट न्यू EIR, ये अपन अब देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 2 रेट अपने को दे दी, मान लो 10% और 12% ICAI, ये मैंने 12% मेरे हिसाब से लिया है, ये 12% मैंने मेरे हिसाब से लिया है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन 10% की रेट से PV करेंगे, फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लो। तो ये क्या है, रिमेनिंग कैश फ्लो है, एक ही कैश फ्लो है ना भैया फ्यूचर में, इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं हट रहे, सिर्फ एक प्रिंसिपल पे रिडेम्पशन होगा 16 लाख का। कहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है, एक बार रिवीजन कर लें, बहुत आगे आ गए वीडियो में, तो कहीं पुरानी बातें भूल ना जाए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिडेम्पशन अमाउंट है 16 लाख एंड नो इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट को PV कौन सा करूँ मैं, इंटरेस्ट तो होना चाहिए PV करने के लिए, इसमें है ही नहीं, तो अपन के पास इसमें क्या है, सिर्फ रिडेम्पशन अमाउंट है, अपन ने उसको PV कर दिया 5 साल बाद का। 5 साल बाद का क्यों, क्योंकि अपन एज ऑन 1 जनवरी 2005 कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपायरी डेट है, हमारी एक्सपायरी डेट मतलब क्वेश्चन में फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक्सपायरी डेट क्या है, 31
दिसंबर 2009, तो यानी 5 6 7 8 9 5 ईयर्स, ठीक है। चलो, तो अपन ने 10% पीवी कर दिया, हमारे पास ये आया। हमने 12% पीवी कर दिया, हमारे पास ये आया। अब अपन इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, मैं अज्यूम करूँगा आपने एक बार तो कर रखा है कम से कम कहीं ना कहीं, एफ एम या एफ आर में नहीं भी कर रखा है, तो आप कर लेते हैं। 10% की रेट से पीवी आ रहा है 993474, 12% की रेट से पीवी आ रहा है 907883। हमारे को वैल्यू चाहिए 9,50,000। यानी अगर मैं 2% का इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी पीवी रिड्यूस हो रही है 85,591 से। मुझे रिड्यूस करनी है 43,474 से। मुझे 85,591 से रिड्यूस नहीं करनी, मुझे करनी है 43,474 से, क्योंकि मुझे 993 से सिर्फ 9,50,000 पे जाना है। यानी मैंने इसमें कुछ बढ़ाया तो मेरा 9,50,000 आएगा। मैंने इसमें कुछ, ये रहा कुछ, मैंने इसमें कुछ, ये रहा कुछ, ये कुछ, मैंने इसमें कुछ बढ़ाया, यानी मैंने इसमें 10% की रेट पे कुछ बढ़ाया। चल नहीं रहा पेन मेरा कुछ बढ़ाने के लिए, हाँ 10% की रेट पे कुछ बढ़ाया कि मेरा 9 लाख एक ऐसी रेट आ जाए कि मेरा पीवी उससे 9,50,000 आ जाए। क्या बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, ये देखो कैसे बंद करता है इसमें इंटरपोलेट। यानी ये 10% में 10% से 12% अपन गए, पीवी डिक्रीज हुआ, यानी 10% से कुछ अपने को इंक्रीज करना है जिससे पीवी रिड्यूस होकर के 9,50,000 आ जाए। 9,07,000 तो आएगी, 2% बढ़ाना है, लेकिन हम लोग 2 से कम बढ़ाना है कि अपना कितना रिड्यूस हो, सिर्फ 43,474 रिड्यूस हो बस, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, यानी 10% में मैं कितना बढ़ाऊँ भाई, 85,591 का रिड्यूस हुआ जब हमने पीवी बढ़ाया 2%। 43,474 का रिड्यूस करना है, हम पीवी कितना बढ़ाएं, यूनिटरी मेथड हमारा सिंपल कि ये तो ये तो ये तो कितना, ये तो ये तो ये तो कितना, सिंपल। 85,591 हमारा रिड्यूस हुआ जब हमने पीवी बढ़ाया 2%। 43,474 हमें रिड्यूस करना है, हम पीवी कितना बढ़ाएं, हम पीवी बढ़ाएंगे 1.01%। कितना आ गया, 11.01% हमारी EIR आ गई। दिस इज द रेट एट विच PV of 16 lakh यानी फ्यूचर रिमेनिंग रिवाइज्ड कैश फ्लो विल बी इक्वल टू 9,50,000, मतलब कैरिंग अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट लेस मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन मेरे को क्या तकलीफ हुई, मेरे को ये तकलीफ हुई कि ICI ने क्वेश्चन में जो अपना खुद का आंसर निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है 10.99%। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी 2 रेट्स ऐसी लूं जिससे मेरा भी 10.99% आए। तो मैंने क्या करा 10% और 12% पे तो अपन टेस्ट कर ही चुके थे, ठीक है। मैंने एक बार 10% और 11% पे टेस्ट करा, मैंने 10% और 11% पे टेस्ट करा। तो मैंने 10% की तो ऊपर वैल्यू निकाली हुई है। कौन सी वैल्यू है 10% की, ये रही, कहाँ गई, ये रही 9,93,474। तो मैंने एक बार 11% की वैल्यू निकाली, मैंने 11% की वैल्यू है, मेरी आई 949,522। सेम मैंने वही चीज़ करी, सेम हरकतें करी मैंने, सुधरना नहीं है। 10% पे इतनी आई, 11% पे इतनी आई। जब मैंने 1% का इंक्रीज़ करा तो मेरी डिक्रीज़ हुई 43,952। तो मुझे डिक्रीज़ कितने का करना है, 43,474 का। तो मैं कितने से इंक्रीज़ करूँ, तो मेरा आया, ये काट देना इसको, मैंने गलती से कुछ अलग लिख दिया था इसमें। तो मैं कितने का इंक्रीज करूं, मेरा आंसर आया भाई 0.99 से इंक्रीज कर दो। तो इससे मेरी पीवी रेट आ गई 10.99%, वो वाली रेट आ गई जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। मैंने सिर्फ 11% इसलिए लिया जिससे मैं क्वेश्चन से थोड़ा मैच कर सकूं। मैंने ट्राई करके देखा क्या 11% आ रहा है क्या, हाँ 11% से मेरी पीवी रेट EIR इतनी आ गई। यानी दिस इज द करेक्ट रेट एट विच पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर रिवाइज्ड कैश फ्लोज will be equal to carrying amount on modification date 10 lakh minus modification fees। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपनी न्यू EIR क्या आ गई, 10.99% आ गई। अब क्या लिखा है, अगला स्टेप पढ़ेंगे अपन हम मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। दिस विल बी डन बाय मॉडिफिकेशन, बस इतना ही है इसमें। तो अपन इसमें अब आगे क्या होगा, इसमें अब अपन ने क्या हो गया, इसमें न्यू EIR निकाल ली। अब जो अपने फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो इस रेट से पीवी होंगे, ठीक है, इस रेट से अपने फ्यूचर कैश फ्लोज पीवी होंगे। ये देखो कैसे होंगे, अब ये देखो, अब अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। 1 जनवरी 2005 यानी मॉडिफिकेशन डेट से लेकर के एंड ऑफ टर्म तक क्या है अपनी फेयर, ये अपनी क्या है फेयर वैल्यू, क्या है अपनी 9,50,000 की फेयर वैल्यू है मॉडिफिकेशन डेट पे। कैसे ही मॉडिफिकेशन डेट में भाई 10 लाख माइनस 50,000। इसी से तो अपन ने EIR निकाली कि भाई जब अपन इसको EIR से अमोर्टाइज करेंगे। EIR क्यों निकाली अपन ने, रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए। रिमेनिंग
कैश फ्लोज की अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए, ठीक है ये देखो। अब अपन न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे जिसमें हमारी फेयर वैल्यू कितनी होगी 9,50,000, ये यार अपन अभी अभी निकाली 10.99%। ठीक है, ये डाउट मत लाना कि यहाँ पे 10% इंटरेस्ट चार्ज क्यों नहीं करा। अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बना रहे हैं तो अमोर्टाइजेशन टेबल में अपन EIR से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जिससे ये वाली जो PV रेट है ये लास्ट में जाके 16 लाख हो जाए। क्यों हो जाए 16 लाख भाई, इस 16 लाख को ही तो PV करा है। क्या करा अपन ने, क्या करा अपन ने, ऊपर मैंने आपको क्या समझाया, PV ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या है रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो, 16 लाख ही है ना। सो दैट इट कम्स टू कैरिंग अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट 10 लाख लेस मॉडिफिकेशन फीस 50,000 यानी 9,50,000। 9,50,000 यही कर रहे थे अपन इतनी देर से। तो अपन किसको लेंगे फेयर वैल्यू अमोर्टाइजेशन टेबल में, 9,50,000 को। यहाँ 10 लाख मत ले लेना, गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। अपन ने क्यों निकाली है 10.9%, अपन को रिवाइज्ड, अब अपने को जो टर्म्स चेंज हुई है उसके बाद की अकाउंटिंग अपने को करनी है। अब टर्म्स चेंज होने के बाद की अकाउंटिंग अब अपन कर रहे हैं। कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल बना रहे हैं अपन। इंड AS में 109 में अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है अकाउंटिंग करने के लिए। अमोर्टाइजेशन टेबल में अपन क्या लिखते हैं, फेयर वैल्यू से लिखते हैं। फेयर वैल्यू ओपनिंग वैल्यू होती है, तो इसमें ओपनिंग वैल्यू कौन सी लिखनी है, फेयर वैल्यू। कौन सी फेयर वैल्यू लिखूँ मैं, 9,50,000 की फेयर वैल्यू। 9,50,000 की फेयर वैल्यू कैसे, 10 लाख माइनस 50,000। ठीक है, ठीक है। और अपन किससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, EIR से करेंगे। इंटरेस्ट अपने को मॉडिफिकेशन के बाद नहीं देने हैं तो यहाँ पर अपन ने 0 कर दिया, इंटरेस्ट की जगह पे कुछ पेमेंट्स हो ही नहीं रहे भाई। ये जो इंटरेस्ट है ये तो एज पर इंड AS 109 है, ये तो एज पर इंड AS 109 है, तो ये तो इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे हमारी बुक्स के लिए। असल में थोड़ी कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, असल में तो नो इंटरेस्ट ना मॉडिफिकेशन के टर्म्स में, ठीक है, नो इंटरेस्ट है। अब जब अपन इसको चार्ज करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 लाख की। लास्ट में अपन 16 लाख का पेमेंट कर देंगे और हमारा अमाउंट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखना है, इसमें स्टेप वाइज करना है। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए इनको ध्यान रखना, इसी के हिसाब से आप अकाउंटिंग करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, बस लास्ट में इसमें कंफ्यूज मत होना। ये तो अपन सब, आप तो सब भूल जाओ, सारी बातें सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भूल जाओ। आप तो इतना ध्यान रखो कि मॉडिफाई हुआ ना, तो उस मॉडिफाइड के बाद क्या करेंगे, मॉडिफाइड अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे भाई। नई टेबल से अमोर्टाइजेशन, नए टर्म से अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे ना। तो नए टर्म्स में क्या करते हैं हमारे अमोर्टाइजेशन टेबल में, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कौन सी रेट से, EIR से। EIR जो अपन ने न्यू EIR क्यों निकाली, रिकैलकुलेट क्यों करी EIR, मॉडिफिकेशन की वजह से। तो रिकैलकुलेटेड EIR पे अपन क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। सिंपल, स्टूडेंट की तरह सोचो, मैं भी स्टूडेंट की तरह सोच के आपको बता रहा हूँ। अभी सोच के, ये मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा बताऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे अपन, क्या चलेगा स्टूडेंट का दिमाग कि भैया जब अपन नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, जब अपन न्यू रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो हमारा 5 साल के बाद जब टर्म खत्म हो रही है तो वो 0 बचना चाहिए अमाउंट। 0 कैसे बचेगा, लास्ट में यार मैं सोचूंगा एग्जाम में, लास्ट में अगर आपको ध्यान नहीं रहे सब तो लास्ट में मैं क्या सोचूंगा कि लास्ट में मेरा 16 लाख पे होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब मेरे को फेयर वैल्यू की जगह वो लिखना है कि मैं उस पर अमोर्टाइज करूँ तो लास्ट में 16 लाख आ जाए, जिससे मैं 16 लाख लिख के उसको 0 कर दूँ। हाँ, तो कौन सा लिखूँ मैं अमाउंट भाई। अभी अभी मैंने EIR निकाली PV करके, किसको PV करके, 16 लाख को PV करके, इसी वगैरह PV ऑफ रिमेनिंग रिवाइज कैश फ्लो, जिससे क्या आ जाए मेरा 9,50,000 आ जाए। इसका मतलब 9,50,000 को मेरे को क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। तो इससे भी आप याद रख लोगे, क्या कर लोगे फिर आप एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्टली 9,50,000 ही लिखोगे। फिर अपन उसको EIR से चार्ज करके इंटरेस्ट लास्ट में 16 लाख हो जाएगा। ये तो एक ऐसा कि भाई आपको याद नहीं आया तो ऐसे सोच लेना यूँ, लेकिन असल में आप ध्यान रखना कि अपन जब फेयर वैल्यू जो हमारी मॉडिफाइड रिकैलकुलेटेड फेयर वैल्यू क्या है अपनी, कैरिंग अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन लेस मॉडिफिकेशन फीस, क्या कर रहे हैं अपन, मॉडिफिकेशन फीस को फाइनेंशियल लाइबिलिटी से एडजस्ट कर रहे हैं अपन, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू कम कर रहे हैं अपन। यानी एक तरह से ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया आपका, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया। क्या कर रहे हैं अपन, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं। अमोर्टाइजेशन टेबल में क्या करते हैं, जो कैरिंग अमाउंट होती है उसको अपन अमोर्टाइजेशन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। तो यानी एक तरह से क्या हो गया, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू हो गई आपकी, ऐसा समझ लो उसको, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो अपन उस पर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किससे, EIR से। EIR कौन सी, जब मॉडिफिकेशन हुआ है, रिवीजन हुआ है, तो रिवाइज्ड EIR 10.99। सिंपल, ऐसे समझ लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। स्टेप्स वाइज चलना, स्टेप से करना, आराम से होगा सब कुछ। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कहीं भी कोई स्टेप में अटको, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या आप टेलीग्राम पे मेरे को पूछ लेना, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, एक बार फिर से अपन इसकी समरी देखें क्या होती है, स्टेप्स पढ़ लेते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगा फिगर्स कौन से हैं, देख लो। ये भाई यहाँ से अपन स्टेप्स देख लेते हैं वापस। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले PV ऑफ न्यू रिवाइज्ड कैश फ्लोज निकालेंगे ऑन मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल EIR।
इसमें अपने क्वेश्चन में 10% की थी, निकाल ली अपन ने। फीस पेड और मॉडिफिकेशन का अमाउंट अपन कंसिडर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि ऐसा एक फीस पेड का मॉडिफिकेशन दे रखा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकाल लेंगे, जो अपनी क्या आई थी 10 लाख आई थी। ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी देखो, चलो एक बार फटाफट अपन क्वेश्चन से देख लेते हैं। पीवी ऑफ न्यू रिवाइज कैश फ्लो अपन ने निकाला, ये निकाला अपन ने, ये रहा। रिवाइज कैश फ्लो कितने थे 16 लाख के थे। ओरिजिनल ईयर कितनी थी 10% की थी, ये आ गया अपना। फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन 50,000, ये आ गया अपना। नेक्स्ट क्या था, ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल से निकलेगी, ये आ गई है। फेयर वैल्यू ये ईयर दी हुई थी अपने को क्वेश्चन में, ये ओरिजिनल ये ईयर थी। नेक्स्ट वाली अपन ने रिकैलकुलेट कर, ये ओरिजिनल है मॉडिफिकेशन से पहले, तो अपन ने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 + 2 - 3, ये वाला न्यू से रिगार्डिंग है, ये वाला ओल्ड है, डिवाइड बाय ओल्ड, एक मिनट, डिवाइड बाय क्यों नहीं चलता है, डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, ये आ गई हमारे पास मॉडिफिकेशन परसेंटेज। ये लेस देन 10% है, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन फीस को, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसको अपन रिड्यूस करते हैं, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालते हैं अपन। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे रिड्यूस करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी को, किससे, फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन से। फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन अपन ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी से पे कर दी, यानी हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या आ गया 9,50,000 आ गया। यही हमारी फेयर वैल्यू रहेगी किसमें, न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल में। ये रही न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल जो अपन अभी समझ रहे थे, ये रही कहाँ गई, ये लिखी हुई ये रही, ठीक है 9,50,000 की, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, रिवाइज्ड EIR निकालेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे EIR। कैसे करेंगे, दो रेट्स अपने को दी हुई होंगी क्वेश्चन में, उनको अपन इंटरपोलेट करेंगे, और ऐसी एक रेट जिससे मैं जब पीवी करूँ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोस को, यानी 16 लाख को, तो मेरी क्या आ जाए 9,50,000 आ जाए, यानी कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाए, या फिर ऐसा कह लो रिवाइज फेयर वैल्यू आ जाए। तो अपन ने क्या करा 10 लाख से सबसे, तो ये तो चलो मैंने मेरे हिसाब से करा था, अपन 10% और 11% वाला देख लेते हैं जो क्वेश्चन में था। 10% और 11% से, 10% से अपन ने पीवी निकाली, 11% से अपन ने पीवी निकाली, ठीक है। 1% बढ़ाने पे इतना रिड्यूस हो रहा है, तो कितना परसेंट में बढ़ाऊँ कि इतना रिड्यूस हो, ये अपन ने निकाली 10.99%। फिर अपन ने लास्ट में रिवाइज अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछना आराम से, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और मैं बात देख रहा हूँ कुछ रह तो नहीं गया, कुछ फिर से बताना, बस स्टेप्स का ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। पीवी वगैरह के कंसेप्ट में जूम कर रहा हूँ, आपको पता होंगे कि भाई अपन फाइनेंशियल लाइबिलिटी को जब अपन इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं इंडेक्स 109 से, तो अपन पीवी करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो, किससे, मार्केट इंटरेस्ट रेट से। लेकिन अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपने क्वेश्चन में दी हुई है, तो जो हमारा अमाउंट होता है 10 लाख का, जो हमारा बड़ा, ये जो हमारा मेन अमाउंट होता है लोन का अमाउंट, उसी को अपन फेयर वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। बस बाकी आपका आराम से हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। अब अपन एक और वीडियो इसकी होगी, उसमें एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग देखेंगे, उसमें भी क्या ही होगा, उसमें भी ये जो सारे स्टेप्स हैं ये तो सेम ही रहेंगे। स्टेप 1 2 3 सेम रहेंगे, 4 भी सेम रहेगा भाई, 4 के बाद ही तो डिसाइड हो रहा है कि ये एक्सटिंग्विशमेंट है मॉडिफिकेशन है, तो 4 स्टेप है तो उसमें भी सेम रहेगा, उसमें भी अपन समझेंगे फिर से, ठीक है, इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।